हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपने बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हर एक वो छोटी छोटी बातें जो आपको अभी तक परेशान कर रही हैं। आपका फ्यूचर अप्रोच, आपका पेपर को लेके क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, क्या कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, उन चीज के बारे में। एज रिलैक्सेशन में क्या है, फाइनल ईयर वाले क्या कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए क्या वैलिडेशन है, एक्सपीरियंस के लिए क्या वैलिडेशन है, उन सब के ऊपर एक छोटे छोटे पॉइंट जितने भी आपको परेशान कर रहे हैं, आज एक ही वीडियो में उसको खत्म करेंगे। ज्यादा लंबा इस चीज को नहीं खींचेंगे, समय नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है इतना समय, क्योंकि अभी आप सभी लोग, मुझे पता है, अच्छे से पेपर पे फोकस्ड हो। अपने सबसे पहले, मैंने कल टेलीग्राम पे पूछा था आपसे, तो टेलीग्राम के ही पोल को अपने उठाते हैं सबसे पहले। तो उसमें क्या है, सबसे पहले कमल पूनिया जी, सर जो अभी फाइनल ईयर में है, ये आपको दिख रहा होगा कमेंट, उनको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जॉब का बनवाना है या इंटर्नशिप या ट्रेनिंग का, और कैसे फॉर्मेट होगा, कुछ आइडिया। सर जी देखो, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, इन्होंने सीधा सीधी बात की है कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपकी कॉलेज पास आउट होने के बाद होना चाहिए। ठीक है, यदि आप डिप्लोमा से हो तो शायद 24 दिन की अपनी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें तो आप वो दिखाई नहीं सकते, 24 दिन में क्या ही कर लोगे, है ना। तो आपका कॉलेज पास आउट होने के बाद में होना चाहिए, पहली बात तो ये। और पास आउट अगर आप हुए नहीं हो तो एक्सपीरियंस कहां से आपका वैलिड हो जाएगा। स्पष्ट बात एक ही लाइन में दे रखा है, परंतु फाइनल ईयर वाले बच्चे वैलिड नहीं है इस जॉब के लिए। सीधी सी बात तो ये है कि उन्होंने दे दिया, ठीक है, पर फाइनल ईयर वाले किस किस प्रकार से वैलिड होंगे, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ पा रहा। ठीक है, आप लोग देखो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर सच्चाई ये है कि आप कॉलेज पास आउट होने के बाद का आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और वो आप कैसे बनवा लोगे। ठीक है, इस चीज के लिए ध्यान रखना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कॉलेज पास आउट होने के बाद में है। ऐसे ऐसे थोड़ी है कि अभी मैं 2016 का पास आउट हूं, तो मैं अगर कोई एक्सपीरियंस अपना चाहता हूं तो मैं 2015 से 16 का थोड़ी बना लूंगा। वो तो वैलिड ही नहीं होगा ना, वो तो वैलिड ही नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर कोई 13 का पास आउट है तो वो 13 के बाद का ही उसका एक्सपीरियंस चलेगा। एक कंफ्यूजन यहां अपनी समाप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी कंफ्यूजन पे मूव करते हैं। बीटेक एलिजिबल का डाउट, सर जी मैं सीधी बात कह रहा हूं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, किसी के पास नहीं है। देखो, जिन कोचिंग सेंटर को मैं अभी भी स्पष्ट सभी के सामने कहता हूं, जिन कोचिंग सेंटर को ये मतलब है ना कि साहब हमें आपसे पैसे कमाने हैं, उनको स्टूडेंट से पैसों से मतलब है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, वो बंदे आपको यही कहेंगे कि साहब बीटेक एलिजिबल है, आप आइए और हमारा बैच खरीद लीजिए। इस चीज का कंफर्मेशन किसी की नहीं है। आप अभी नीचे कमेंट कर दोगे, क्योंकि अभी क्या सीन है, डिप्लोमा वाले अपने सोर्सेज से पता कर रहे हैं तो बीटेक अलाउड नहीं है। ठीक है, बीटेक अलाउड नहीं है, और बीटेक वाले अपने सोर्सेज से पता कर रहे हैं तो बीटेक अलाउड है। किसी को कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए बीटेक वाला तो झंझट भूल जाइए। ये मानिए आप अलाउड हो, अगर नहीं होगे तो वो बात की बातें हैं, वो बाद में उसकी स्ट्रेस मत लेना। आप अलाउड हो तो आप अपनी तैयारी कीजिए, अभी कंफर्म किसी को नहीं है। मैं सीधी बात आपको यही कहना चाहता हूं। ठीक है, इस चीज में ज्यादा परेशान मत हो। आपको जो कोचिंग वाले हैं, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है जो आज के समय में इस चीज को लेके काम कर रही हैं, अपनी मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर को, उनको एक ही मतलब है कि कैसे ना कैसे करके हम पैसे बना लें। ठीक है, कैसे ना कैसे करके हम अपने पैसों को बना लें। तो वो चीज है, उनको सिर्फ आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं हुए, ठीक है, भगवान करे आप सभी लोग हो, परंतु फिर भी आप एलिजिबल नहीं हुए, फिर आप क्या कर लोगे उन कोचिंग वालों का? कुछ भी नहीं कर सकते ना। बस उसी प्रकार से उनका काम है, वो तो वो चल रहा है। एलिजिबल है, फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन डिप्लोमा का है। हाँ, फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन सिर्फ डिप्लोमा का ही आ रहा है, इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना भाई। अगर एक्सपीरियंस हो तो किस पोस्ट का बनवाएं जिसमें सैलरी स्लिप का पंगा ना हो। अब सुन लो ये बात, जो एक्सपीरियंस को लेकर है, जो एक्सपीरियंस को लेकर अपनी बात है, उसके ऊपर अपने बात करते हैं। आप सभी के ही डाउट है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो बातें रह जाएंगी वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। बाकी जो है, जो आपके डाउट है उसके ऊपर अपने फोकस करते हैं। देखो, पहली बात, जहां पर हैवी व्हीकल होंगे ना, जहां पर हैवी कमर्शियल व्हीकल होंगे, वहां पर पेट्रोल व्हीकल कभी भी नहीं होते, याद रख लेना, बहुत बुरा फंस जाओगे। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, आपको ये बात कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। अशोक लेलैंड, टाटा, महिंद्रा, आइसर,
अगर वहां पर देखो, एक वर्कशॉप है, मैं इसको इरेज करता हूं, आपको थोड़ा सा मैं मैप से समझा देता हूं, थोड़ा टाइम लंबा लगेगा। एक वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में क्या होता है, उस वर्कशॉप के अंदर अपने हैवी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स रिपेयर होते हैं, उनकी सर्विस होती है। अब भी यदि वो बंदे आपको ये लिख के देते हैं कि आपको पेट्रोल प्लस डीजल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे पूछने वाला है, साहब कौन सा ऐसा व्हीकल आता है आपके पास जो पेट्रोल का बना हुआ था। उनसे सीधी बात तो ये पूछो कि सर कौन सा व्हीकल है, हमें भी बता दीजिए, ताकि हमसे पूछा जाए कि भाई पेट्रोल का आपके पास हैवी कमर्शियल व्हीकल वाले वर्कशॉप में कौन सा आता है। यदि कोई वर्कशॉप ऐसी है जहां पर लाइट प्लस हैवी दोनों रिपेयर हो रहे हैं, तब वो आपको डीजल और पेट्रोल का बना के दे सकता है, अदरवाइज वो नहीं देगा। अच्छा, अब पेट्रोल डीजल का एक ऑप्शन हो रहा है, अगर हैवी वर्कशॉप में आपके टेम्पू जिसे अपने कहते हैं, ऑटो जिसे अपने कहते हैं, ठीक है, वो थ्री व्हीलर, अपने ऑटो जो होते हैं अपने थ्री व्हीलर, यदि वो रिपेयर हो रहे हैं, तब भी आपको वो पेट्रोल का बनाकर दे सकता है। अदरवाइज अगर वो ऑटो नहीं रिपेयर होते, वो हैवी कमर्शियल व्हीकल की वर्कशॉप है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ डीजल का ही अपना एक्सपीरियंस वैलिड होगा। पेट्रोल का अगर लगा दिया, आपके घर पे नोटिस आ जाएगा, इस बात को आप समझ लेना। इतनी बात क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सब हम कौन सा बनाए कि सैलरी का कोई झंझट ना हो। देखो, बनाने वाली बात वही है कि 90% बच्चे यही प्रयास कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके ये बनवा लें, और वो सब वैलिड भी होंगे। अच्छा, पहली बात तो कैसे बनवाए, है ना, उसका मतलब क्या होना चाहिए। दूसरी बात, सर मतलब इनका वेरिफिकेशन कैसे होता है, वेरिफिकेशन कैसे होता है एक्सपीरियंस का, मैं उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि मैंने 3-4 जगह से इस चीज का पता किया था। अभी क्या चीज है, सबसे पहले यदि सैलरी की झंझट नहीं लेनी, तो ट्रेनिंग दिखा देना, सैलरी की झंझट खत्म हो जाएगी। पर आपको ट्रेनिंग दिखाओगे तो उसके साथ में ध्यान रखना कि आपको अटेंडेंस आपको प्रूफ देना पड़ सकता है। अगर आप ट्रेनिंग दिखाते हो, तो अटेंडेंस का आपको जो भी उनके पास रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जो भी वहां पर अटेंडेंस लगती है, जैसे भी लगती है, उसका प्रूफ आपको देना होगा। ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है। अपने 3-4 बेसिक बेसिक चीजों की बात करें, यदि आपको सैलरी मिल रही है, उसमें पीएफ और अन्य जितने भी भत्ते होते हैं वो कट रहे हैं, तब वो सैलरी को अपने रेगुलर गिनेंगे, तब आप रेगुलर एम्प्लॉय होगे। यदि आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, स्टाइपेंड इन द सेंस जहां आपको फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिल रही है, आपको फिक्स अमाउंट में मनी मिल रही है, वहां पर कुछ पीएफ कुछ भी कोई भी भत्ता नहीं कट रहा, तो वो होगा आपका प्रोबेजन पीरियड। ठीक है, वहां पर आप प्रोबेजन में हो। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में लगे हो कि साहब आपको हम 1 महीना 1 मंथ ही रखेंगे, ठीक है, या 1 साल ही रखेंगे, या आप 2 साल बाद में यहां से निकल जाना, ठीक है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस। इंटर्नशिप देखो यार, अभी तक तो अपने को तो यही पता है कि इंटर्नशिप जो होती है साहब, वो कॉलेज की तरफ से होती है, अपने खुद नहीं कर सकते, ठीक है। पर फिर भी ट्रेनिंग वाले बंदे इंटर्नशिप में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप इंटर्नशिप में कर दो या अदर डाल के भी आप उसको मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो। बात की बात है कि उसको अदर को मतलब क्या आप ट्रेनिंग गिनोगे या नहीं गिनोगे, वो बोर्ड पे है, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है कि वो आपको कह सकते हैं कि साहब आपने अदर क्यों डाला, इंटर्नशिप डालनी थी यदि आपने ट्रेनिंग की है, ऐसा कुछ अगर वो आपको कहते हैं, तो एक एफिडेविट लगेगा, उसके साथ वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और बात करूं तो एडहोक मैंने अच्छे तरीके पता किया, मुझे समझ नहीं है, एडहोक का एक सब्सटेंसिव जरूर होता है, सब्सटेंटिव जरूर होता है, कुछ ऐसा ही नाम था। तो वो क्या होता है कि आप एक ऐसे पद पे हो जहां पर आपको इसीलिए रखा गया है कि यदि बाई चांस हमारे वर्कशॉप में कोई बंदा नहीं आएगा तो हम आपको बुलाएंगे, वो होता है सब्सटेंसिव। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। ये सारे एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी वो अपने पूरी हो चुकी है, ठीक है। एक्सपीरियंस के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता एक्सपीरियंस के बारे में किसी को कोई परेशानी होगी। बात क्या की कि भाई सैलरी ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगी, सैलरी स्लिप आपको नहीं दिखानी पड़ेगी, परंतु ध्यान में रखना अगर आप नए बंदे हो, अगर आप 2017 के बाद के हो ना, तो ध्यान रखना आपकी सैलरी अकाउंट में ही आएगी, अकाउंट में ही आएगी। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये जो टाटा वगैरह की वर्कशॉप है ना, अगर वो अकाउंट में सैलरी ना देके इन हैंड ऐसे ही बंदों को रख लेते हैं, तो उनको भी ऊपर जवाब देना होता है इस कारण से।
जीएसटी वगैरह आ गई थी, इस कारण से आपको अकाउंट में ही सैलरी मिलेगी। प्ले स्लिप पे स्लिप का मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेनिंग बनवा लेना सबसे अच्छा है। पोस्ट पोस्ट आपको बता दिया। अच्छा, पोस्ट की बात और रह गई है, किस पोस्ट का बनाए, ठीक है, किस पोस्ट का बनाए। तो यार आप अगर अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आप मैकेनिक का बनवा लेना, मैकेनिक का या सुपरवाइजर का भी चलेगा आप लोगों के लिए। यदि आप बीटेक होल्डर हो, ठीक है, यदि आप बीटेक हो तो आप सुपरवाइजर प्लस या फिर आप मैनेजर का बना सकते हो। पर सेफ रहना है, सेफ रहना तो इसको मत बनवाना, सुपरवाइजर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, ये बात भी होगी। सुपरवाइजर तक आप सेफ हो कि सुपरवाइजर का काम ही ये होता है कि वो सुपरवाइज करेगा, उसको सब पता है। ओके, दो अलग अलग वर्कशॉप का लगा सकते हैं क्या पेट्रोल, एक पेट्रोल और एक डीजल, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैंने पहले भी कह दिया, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि हैवी के सिर्फ और सिर्फ हैवी के सिर्फ अपने पास क्या आता है, हैवी में सिर्फ अपने पास डीजल ही आता है, अपने पास सिर्फ डीजल ही आता है। तो इस कारण से आपको अगर दूसरे वर्कशॉप का लगाना है तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा सर, अभी आप ये बताइए कि आपका सवाल ये भी होगा कि सर क्या हम दो फॉर्म लगा सकते हैं, मतलब दो अपने क्या कह सकते हैं इसको, सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि फॉर्म में सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या सर हम दो फॉर्म के अंदर। अब अभी मैंने ऐड वगैरह करके देखा था, वो हो नहीं रहा था। आपको लगाना कौन सा है वो ध्यान रखना, आपको हैवी का लगाना है, ठीक है। आपको लाइट का डाटा नहीं भरना है, सिर्फ भरना ही, अपलोड नहीं हो पा रहा है। एक बात और मैं बता दूं, अपलोड नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, तो इसलिए आप भर सकते हो, इतना टाइम हो चुका है, तो वो उनकी गलती, अपनी गलती नहीं है। अगर उनको पता है तो वो उनके सिर पे है, बोर्ड की गलती, अपनी गलती नहीं है। अपलोड नहीं हो रहा है। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन भरनी है, इंफॉर्मेशन भरनी है आपको, वो इंफॉर्मेशन भरनी है, वो आपको भरनी है अपने हैवी की, ठीक है। कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने टाटा से किया है, टाटा में कौन सी मोटर से किया हुआ है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि गणपति मोटर्स है कोई, गणपति मोटर्स टाटा मोटर लिमिटेड, कितने से कितने किस डेजिग्नेशन पे किया है, ठीक है, वर्क प्रोफाइल कैसी थी, वो सब आपको बताना होगा। इतनी बात आप समझ गए हो। कितने फॉर्म फिल होंगे, अभी मेरे पास मेरे दिमाग में जो जो बातें आती जा रही हैं मैं उसको, अच्छा एक सेकंड मैं इसको बंद करूं, एक सेकंड। कितने फॉर्म फिल होंगे ना, उसकी बात मैं आपसे करूं तो मैं लास्ट तारीख को 30 तारीख को मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा, ठीक है। उसके बाद में पहले बंदे का और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेंगे, कितने अप्रोक्सीमेट कितने रजिस्ट्रेशन नंबर अपने को मिले हैं, उससे अपने को एक अंदाजा लग जाएगा। यार यहाँ क्या कर दिया ये, एक सेकंड रुक जाओ, अभी अपने, यार बिना इंटरनेट ये खुलेगा भी नहीं ये ना। हाँ, इसमें पड़ा होगा शायद, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूँ। मैं अपने मोबाइल में देख के आपको बता देता हूँ जो भी है अपना, जिस भी तरह से है तो मैं मोबाइल में देख के आपको बता देता हूँ। अच्छा, अपने बात हो गई थी, अपने दो अलग अलग वर्कशॉप के बारे में अपनी बात हो चुकी थी, ठीक है, कि दो अलग अलग वर्कशॉप में अपना एक्सपीरियंस के बारे में जो भी डिस्कशन थी वो कर चुके थे अपने। शायद ये खुल जाए तो अपने चेक कर लेते हैं। नहीं खुलेगा, इसको बंद कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। अभी अपने बात करते हैं दो अलग एक्सपीरियंस ऑलवेज डिग्री कंप्लीट होने पे काउंट होगा या गवर्नमेंट होगा, होता है गवर्नमेंट जॉब में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैंने आपको बता दिया कि जब आपने डिग्री या आपकी जो भी कॉलेज है वो पास आउट हो गए, उसके बाद में ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, उससे पहले आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, वो आप ध्यान रखना। और एक्सपीरियंस फॉर्म की लास्ट डेट तक कंप्लीट चाहिए, बिल्कुल है। एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस प्लस लाइसेंस लास्ट डेट तक आपको कंप्लीट चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, निकाल दिए जाओगे बाहर, ये पक्का है। कल पिछली बार 2-2 दिन किसी ने लेट बनवाया था, वो बंदे भी बाहर निकल गए थे, इस बात को ध्यान में रखना। एक्सपीरियंस पर लाइसेंस लास्ट डेढ़ तक का आपको चाहिए। अब आप कहोगे कि सर नहीं हम तो बाद में बनवा लेंगे और हमारा अभी बना नहीं है, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको, मुझे अब वैसे तो ये आलसी है बोर्ड वाले, क्योंकि जो सिलेबस इन्होंने जारी किया वो क्या ही किया, मैं अभी उसके ऊपर भी आऊंगा, आपसे बात करूंगा, ठीक है, उसके ऊपर अपने डिस्कस कर लेंगे आराम से, ठीक है। जो सिलेबस इन लोगों ने जारी किया उसको देखेंगे अभी आगे। तो एक्सपीरियंस लास्ट डेट तक का होना चाहिए नोटिफिकेशन के, और दूसरी बात कॉलेज पास आउट होने के बाद का होना चाहिए।
एज रिलैक्सेशन पे अभी मैं आता हूं। एज रिलैक्सेशन की बात मैं समझा देता हूं आप लोगों को। बस इतना ही था। एमपीएफआई सिस्टम मैं अभी बता देता हूं। एमपीएफआई सिस्टम जो है वो पेट्रोल के लिए, और सीआरडीए सिस्टम जो है वो डीजल के लिए अपने यूज करते हैं। अब मैं बात करूं पहले फिजिकल क्राइटेरिया की, मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूं कि आप लोगों को अगर कंफ्यूजन होगी तो। देखो, जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर ही चाहिए। आप इतनी बात ध्यान में रख लेना कि ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर आपको चाहिए। ठीक है, किसके लिए? तो पुरुषों की बात हो रही है, पुरुष उम्मीदवारों की बात हो रही है, लड़कों की बात हो रही है। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रख लेना। पहाड़ी क्षेत्रों वालों के लिए, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 160 सेंटीमीटर, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, और जनजातीय क्षेत्र है, वहां के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और सीना जो है वो 79 और 84, मतलब अप्रोक्स आपको 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल चुकी है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी हाइट। भाई एक मतलब 1 सेंटीमीटर का भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। अगर कम है तो प्रयास मत करना, वजन इससे कम है तब भी प्रयास मत करना। ठीक है, वजन बढ़ा लेना। जो भी लड़कियां हैं वो आप ये अगर देख रहे हैं तो आप वजन का अपना देख लेना। यदि कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता है एससी एसटी में, तो उन लोगों को 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी, यदि कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तब। अन्यथा उनको किसी भी प्रकार का कोई भी छूट वगैरह नहीं दी जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान में रख लोगे। 5 सेंटीमीटर की उनको मतलब रिलैक्सेशन अपनी दी जाएगी। अच्छा साहब, अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। अब अपने बात डिस्कस करेंगे आयु सीमा के बारे में। आराम से अपने हर एक पॉइंट को उठा रहे हैं, अपने क्या है, हर एक पॉइंट को अपने उठा रहे हैं। उस पॉइंट पर एक एक बात जो है वो क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ताकि इसके बाद में आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आयु सीमा पे पहुंचते हैं अपने। 18 वर्ष होनी चाहिए। देखो, बी प्रैक्टिकली जो बंदा 18 वर्ष का है वो पेपर नहीं दे सकता, वो पेपर नहीं दे सकता। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूं। वो पेपर क्यों नहीं दे सकता? 18 वर्ष में उसका लाइसेंस बना, सॉरी, 18 वर्ष में मैं मानता हूं उसका लाइसेंस बना। ठीक है, 18 वर्ष होते सार उस बंदे ने, पहली बात ये इम्पॉसिबल है कि 18 का होते सार लाइसेंस बनवा लिया। लाइसेंस बनवा लिया, उस बंदे को 1 साल तो चाहिए हैवी के लिए, प्लस उसको 2 मंथ ऐसे चाहिए कि जहां पर वो अपना लर्निंग बनाएगा, देन उसके वेट करेगा, डेट आएगी, उसके बाद में वो लर्निंग बनाने के लिए जाएगा, फिर उसका लाइट का परमानेंट आएगा। ठीक है, देन 1 साल 2 मंथ के बाद में वो बंदा हैवी पे शिफ्ट होगा। हैवी पर शिफ्ट होते सर 2 मंथ तो उसको ऐसे वेट करना पड़ेगा। और आपको पता है इतनी जल्दी अपने प्रोसेसिंग में नहीं होते कि तुरंत कर लिया सब कुछ, है ना। तो अप्रोक्स अगर किसी बंदे की 19.5 साल की आयु है तभी वो बंदा एलिजिबल है। प्रैक्टिकली तो यही संभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि 18 के हो तो आप पेपर दे पाओगे, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, 18 के हो तो आप पेपर नहीं दे पाओगे, पेपर दे दोगे, पास नहीं होगे उस चीज में। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, बहुत जरूरी बात है ये, आपको छोटी लग रही है पर जरूरी बात है। अच्छा जी, अब अधिकतम जो आयु सीमा है वो कितनी है? 40 वर्ष है, परंतु इतने वर्षों से ये वैकेंसी नहीं आई है, तो उस कारण से अधिकतम आयु सीमा में आपको छूट दी जाएगी, जो क्या होगी 3 वर्ष की होगी। मतलब जो जनरल के कैंडिडेट हैं, एज की बात करूं मैं, एज की बात करूं, एज की, तो जो जनरल के कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट है उनको 43 ईयर की एज तक वो एलिजिबल होंगे। इतनी बात समझ गए। आगे चलता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अदर जितने भी कैटेगरी हैं उसको 40+3+5 ये, तो उनको 48 ईयर की छूट और दी जाएगी। ठीक है, पर वो होना क्या चाहिए?
ये जो रिलैक्सेशन है वो क्या है, राजस्थान वालों के लिए ही है। अगर कोई बंदा बाहर का फॉर्म भरता है, आउट ऑफ स्टेट का फॉर्म भरता है, उसके लिए ये नहीं वैलिड है। इस बात को ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, उनको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान के मूल निवासी को 10 वर्ष की अपने को क्या होगा, उनको छूट दी जाएगी। तो मतलब ये समझ लीजिए महिलाओं के लिए वही 48, जो जनरल की महिला है, जो जनरल की है, जनरल की फीमेल है, उसके लिए अपने पास 48 ईयर। और यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे 10 वर्ष है तो वो 54 55 ईयर तक तो ये पहुंच ही गया। 60 साल की तो सर्विस ही होती है, 60 ईयर की तो आपकी सर्विस होती है, वो 5-7 साल की सर्विस ही रह जाएगी, पर इतना लंबा नहीं कोई जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख लें। एज रिलैक्सेशन आपको समझ आ गई होगी किस प्रकार से आपको क्या एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। अच्छा, अब अपने बात करते हैं, पे स्लिप की बात होगी, अपने फ्यूचर अप्रोच अपने बात करेंगे, क्या सिलेबस अभी तक अपने सामने आया और कुछ रह गया। अब अपने एक पॉइंट की बात करते हैं, सर कंपटीशन कितना है, सर कंपटीशन कितना है, चाहे आप मेल की बात करो और आप सर फीमेल, दोनों का अलग अलग से बता देना। आप मेल और फीमेल सर दोनों का अलग अलग से बता देना कि सर उनका कंपटीशन कितना है। मैं आपको लेके चलता हूं अपने चैनल ग्रुप में। दिख रहा होगा, मैंने यहां पोल करवाया था, ये पोल नहीं है, ये पोल नहीं है, एक नीचे मैंने अदर पोल करवाया है। हाँ, यहां मैंने फोटो भी इसकी निकाल ली है, तो मैं फोटो ही लगा देता हूं आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए फोटो ही लगा देता हूं। दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप निम्न में से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैंने आपसे पूछा था। अप्रोक्स 163 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, उस वोट में ये समझ आया कि 2% तो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन है। एक्स सर्विसमैन है 1 से 2% एक्स सर्विसमैन है, उसकी मतलब कितना पहुंचता है तो आप देख लीजिए। ये इधर बताएगा नहीं, मैं मोबाइल में खोल के बता देता हूं आपको, मैं आपको मोबाइल में खोलकर बता देता हूं कि मैं बात करूं यदि आपसे एक्स सर्विसमैन की, हाँ तो मैं मोबाइल में बता देता हूं आपको। मेल के बारे में ही पूछा, फीमेल के बारे में नहीं पूछा, फीमेल अपने आगे बात करेंगे। ठीक है, ये मेल के बारे में बात कर रहा हूं। स्पोर्ट्समैन के लिए अभी तक 3 ही वोट आए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए पहले आए थे 2 बंदों के, तो 2 बंदे वहां मान लो। आप SC ST मेल जो TSP एरिया से, एक भी नहीं अभी तक सामने आया, एक भी नहीं सामने आया। पहले थे तो पहले भी नहीं आए थे और अब भी नहीं आए। SC ST TSP एरिया वाले मेल अभी तक कोई भी नहीं आया है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। और TSP जनरल के लिए सिर्फ 6 बंदों ने ही वोट किए हैं अभी तक। सबसे ज्यादा OBC वालों का कंपटीशन है, परंतु मेरे को पता है OBC वाले जनरल वालों का जगह है वो घेर लेंगे। SC ST मेल 17 जने हैं। ठीक है, SC मेल अपने बात करें SC की तो 19 जने हैं, मतलब कुल 12%, 10%, 4, ये 2, ये तो 0-0 ही है दोनों। ठीक है, उसके अलावा EWS वालों की बात करूं संख्या में तो वो 19 है, और जनरल की बात करूं तो वो जनरल के 32 है, 32 है। और OBC सबसे ज्यादा 66 सबसे ज्यादा OBC के हैं। तो कंपटीशन का एक अंदाजा आप लोगों को यहीं से हो जाएगा कि सर कंपटीशन किस प्रकार करेगा, किस प्रकार की हमारी एग्जैक्टली हमारे लिए TSP वालों को पता लग गया कि यार सिर्फ 4% ही, मतलब 163 वोट आए हैं, 376 लोगों ने इसको देखा है, 163 ने वोट किया है, तो मैं मान के चलता हूं कि इतना ही मतलब जितने टोटल फॉर्म फिल होंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें लगभग इतने परसेंटेज में बच्चे होंगे कि मतलब टोटल फॉर्म फिल हो गए, देन उसके 2% में स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, 2% में भी नहीं होंगे, बहुत कम चले जाएंगे। ये गिने चुने अपने एक्स सर्विस वाले दोनों मिलके 10 ही बंदे निकलेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। TSP वालों के लिए बात करूं 4% सभी लगे हुए हैं, यहां मैं दिखा देता हूं। TSP वालों के लिए, TSP के लिए 11 सीटें दे रखी हैं यार, बहुत अच्छे तरीके से। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इससे ज्यादा क्या करें वो आप लोगों के लिए। यार आप लोग, आपको कोई मित्र है तो यार उसको जरूर सूचित कीजिए, आपके लिए वैकेंसी है और मौका है।
और जिस हिसाब से यहां तक दिख रहा है ना, अगर आप 150 मार्क नंबर भी ले आए ना टीएसपी वाले, वो पास हो जाएंगे यार, आराम से पास हो जाएंगे। 150 नंबर में भी पास हो टीएसपी वाले। और यहां पर 250 और 200 तो लेके चलना भाई। 250 जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए टारगेट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। 250 किसके लिए? जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 200 नंबर, और उसके बाद में अपने बात करें टीएसपी वालों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 150 नंबर। ये ले आए, आप सभी लोग पास हो, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, मैं अभी लड़कियों वाला भी लगा देता हूं, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी मैं लगा देता हूं। 2 नंबर फोटो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, आप देख लो। क्योंकि ध्यान रखना, ये वीडियो वाला मैंने क्लिक किया था एक, मैं वैसे विधवा नहीं हूं यार, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे चेक करना था कि कितना परसेंटेज किन किन चीजों, मतलब किन किन गर्ल्स के बीच में क्या परसेंटेज है, तो वो अपने को क्लियर करना था। अभी मैं बात करूं अपने इन पोलों की, तो यहां पर सिर्फ 2 ही लड़कियां, वैसे आप पूरा कंपटीशन देखोगे तो अभी तक 96 वोट आ चुके हैं, मतलब 96 लड़कियां हैं अभी तक, मतलब जो एक्टिव हैं इस चीज को लेकर, इस बात से अपने को पता लग रहा है। ठीक है, वो किस किस कैटेगरी से है वो आपको यहां दिख रहा है। वीडियो का 1 वोट मेरा कम कर दो तो 4 यहां हो गए, टीएसपी के 2 हो गए, जनरल के 6 हो गए, यहाँ टीएसपी के एससी एसटी फीमेल फिर भी निकला और वहां पे मेल एक भी नहीं निकला। एसटी फीमेल 14, एससी फीमेल अपने बात करें तो यहां पर 12 है। देन ओबीसी की बात करें, सबसे ज्यादा ओबीसी होगा 26%, सॉरी 26 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 10 है, और उसके बाद में अपने बात करें यदि जनरल की तो वो है 21। तो ये कुछ लड़कियों का कंपटीशन है, आपको पता लग जाएगा कि 96 ने अगर वोट दिया है तो इतनी तो एक्टिव हैं, और ये कुछ परसेंटेज है आप लोगों के लिए। सेम टारगेट है जो लड़कों के लिए, वही आप लोगों के लिए। टीएसपी वाले थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अदरवाइज आप कम मत करना इस चीज को। अब बात रही 2-3 चीजों की, और बीटेक और डिप्लोमा का वोट भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, विच क्वालिफिकेशन यू हैव, ठीक है। डिप्लोमा वाले कितने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अपने पहुंच गए हैं 58%। 58% डिप्लोमा वाले और 42% बीटेक वाले अपने पास हैं। अगर बीटेक एलिजिबल नहीं होती तो 42% आपका कंपटीशन सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। और अब बात करें फॉर्म फिल की, कुछ कह रहे हैं 20,000 30,000, इतने बच्चे नहीं है। कहाँ है वो बच्चे यार, कहाँ है? मुझे भी तो दिखे कि यार यहाँ पर है वो बच्चे। ओहो, मैं घुमा दिया इसको। वो बच्चों का पता तो चले ना कि वो यहाँ पर है। वो ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक एलिजिबल होगी 6-7 हजार फॉर्म, अगर अकेला डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया तो मात्र 2,000, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं फिल होंगे। यह बात अपनी कंफ्यूजन दूर कर दी कंपटीशन वाली। ठीक है कि साहब कंपटीशन का क्या सिनेरियो रहेगा, उस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मेरे दिमाग में जो मेन पॉइंट थे वो खत्म कर चुका हूं मैं, कि जो मेन पॉइंट थे, जो अपन ने डिस्कस करने वाले थे वो मैंने खत्म कर दिए हैं। अब अपने बात करेंगे फ्यूचर स्ट्रेटेजी के बारे में। फ्यूचर अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पेपर को लेके, कि सब हम जॉब करते हैं, हम सिर्फ 3 से 4 घंटे निकाल पा रहे हैं, नहीं सर हम फ्री हैं। ठीक है, मैं टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मैं अप्रोच बताऊंगा, क्या अप्रोच आप लोगों की रहनी चाहिए। सर नहीं सर हम फ्री हैं, हम फ्री होने के साथ साथ हम पढ़ सकते हैं, हम 12 घंटे पढ़ते हैं। देखो अभी दोनों में गैप तो आएगा, बात सिर्फ अप्रोच की है कि ये बंदा जो फ्री है 12 घंटे पढ़ रहा है, वो पेपर का अप्रोच को समझ पा रहा है नहीं पा रहा। ठीक है, मेन बात उसी की है और कुछ नहीं है। पेपर पास या फेल होना आप पे डिपेंड है, पर अप्रोच के ऊपर अपने डिस्कस करेंगे कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए। कि साहब आप सिलेबस आ गया, सिलेबस को डिस्कस करते हैं, टाइम टेबल वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे यार, ऐसा नहीं। अपने टाइम टेबल क्या आपको मैं अभी एक प्रॉपर तरीके से क्या टाइम टेबल बताऊं मैं आपको, क्योंकि कुछ 3-4 घंटे वाले हैं, कुछ 12 वाले हैं, कुछ 8 वाले हैं, कुछ 10 वाले हैं। अप्रोच की बात करते हैं कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कि सब हम 2 महीनों में कैसे उस चीज को खत्म कर पाएंगे। मैं सिलेबस पे मूव करता हूं। सबसे पहली बात, नेगेटिव मार्किंग अलाउ की गई है, नेगेटिव मार्किंग अलाउड है। और मेरी बात ध्यान रखना, जो बंदा 260 और 270 में ले आया है ना, वो बच्चा टॉप 10 में होगा।
टॉप 10 में होगा वो बच्चा तो जो 260 270 की मेरिट टच कर गया ना, वो टॉप 10 में होगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। 250 270 की मेरिट जो बंदा टच कर गया वो टॉप 10 में आपको दिखेगा, ये गारंटी है। ये बात आप लिख लेना, क्योंकि आसान नहीं होता नेगेटिव मार्किंग में। और नेगेटिव मार्किंग है कितनी, तो 1/3 अपनी नेगेटिव मार्किंग। या दूसरी बात, यह एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैं बड़ा करके इसको, और आप मेरी फोटो ना आए, ध्यान रखना इनकरेक्ट होगा तब तो अपनी नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप मल्टीपल आंसर दे दोगे ना, तब भी अपनी नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। इस बात को भी क्या है आप ध्यान में रखोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं, 2 2 कराए 3 3 कराए, सीधा उठा के वो नेगेटिव मार्किंग में उस चीज को डाल देंगे। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। मतलब क्या है, आपका इनकरेक्ट और मल्टीपल दोनों में 1/3 में यदि आपके 3 एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका एक नंबर कट हो जाएगा। एक नंबर आपका क्या है, कट जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मन किया वो कर लेना। यही अप्रोच जो आता है वही करना। मैं इतनी बात कहूंगा आपको एक मंत्र या आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जो आ रहा है सिर्फ उसको ही करना। अगर फालतू चीजों के चक्करों में पड़ गए तो वहां रगड़े जाओगे। और बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, जो वो नेगेटिव मार्किंग में बाहर हो जाते हैं। बड़े बड़े इंटेलिजेंट जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं ना, वो नेगेटिव मार्किंग में बाहर हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना, क्योंकि उनको लगता है कि वो कर देंगे, उनका सही है, और बाद में पता लगता है जितने नंबर आए थे वो माइनस में चले गए और बिल्कुल निल है, बिल्कुल जीरो है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन और भी दूर करता हूं कि जीके के, अगर अपने पिछली बार की तरह बात करें तो 120 एमसीक्यू जीके के आएंगे और 120 एमसीक्यू इसके और 150 एमसीक्यू इसके आएंगे। कई कोचिंग वाले कह रहे हैं कि 100 एमसीक्यू जाएगा, 100 उसका और 200 नंबर के मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। इम्पॉसिबल है। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। आराम से समझ रहे हैं यार, जितनी बातें हैं सबको एक फोकस्ड करके अपने समझते हैं। अब बात करते हैं सर अप्रोच क्या रहे, कि सर हमें अप्रोच अपनी क्या रहे, कि सब हमें अभी क्या पढ़ना चाहिए कि हम 2 मंथ में सिलेबस पूरा कर दें। अब देखो, पिछले 3 मंथ के करंट पढ़ लेना, अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। और बेस्ट क्या रहेगा, तो 6 मंथ के करंट। प्रमुख संगठन आपको कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप इसको देख लेना। अप्रोक्सीमेट अगर पिछली बार की तरह अपना देखा जाए तो इनमें से एमसीक्यू जाएंगे 15 में से 5 एमसीक्यूज तो अपने को ये पहले में से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 5 एमसीक्यूज इसमें से और 5 एमसीक्यूज इसमें से देखने के लिए मिलेंगे। आप राष्ट्रपति करोगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, ये सब आसान है यार, ये बहुत आसान है। इसको पढ़ने की अप्रोच थोड़ी सी आपको डिस्कस कर देता हूं। अनुच्छेद में मत घुस जाना। जो बंदा पुराना है ना, उसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अनुच्छेद भी कर रखे हैं। जो बंदा नया है, अभी कर रहा है, तो अनुच्छेद में मत घुस जाना। यदि आप अनुच्छेदों में चले जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। एक बेसिक ध्यान रखना, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, यहाँ कोई 12th या ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है जहां पर आपसे अनुच्छेद पूछे जाएंगे। बड़े मतलब जो मेन अनुच्छेद है, 352 है, 56 है, 360 है। फॉर एग्जाम्पल अपने प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री में अनुच्छेद 61 है, महाभियोग। अदरवाइज इसमें कोई इतने ज्यादा नहीं है, वैसे है तो बहुत सारे। पर आपको, अभी आप नए हो, जो बंदे की नए अप्रोच है, तो वो पहले क्या करे, पहले आपकी क्या कोशिश होनी, पहले आपका प्रयास क्या होना चाहिए अपने, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्लियर करना है बेसिक से चलते हुए आप एडवांस की तरफ जाओगे और वहां पर आप अनुच्छेदों को क्लियर करोगे। अदरवाइज बेसिक करके और पेपर देने चले जाना। आप अगर सही अप्रोच से जाते हो 60 to 70% तक आप कवर कर पाओगे उस चीज को, ठीक है। 60 to 70% आप उसको आराम से कवर कर लोगे। जो बंदे पुराने हैं यार, उनको कॉन्फिडेंस है, वो बंदे अलग एक लेवल पे हैं। जो बंदे अभी आए हैं नए फील्ड में पढ़ने के लिए, तो उनको यही है, पहले बेसिक से एडवांस अनुच्छेदों की तरफ जाना। भारत की भौतिक दशाएं, भौतिक दशाओं में याद रखना भौतिक प्रदेश भी करने हैं, जैसे प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह,
पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखला जिसे अपने कहते हैं, गंगा के मैदान वगैरह, ये सब अपने को करने हैं। पठार भी अपने को करने हैं। सिर्फ भौतिक दशाएं करके मत चले जाना, भौतिक प्रदेश भी करने हैं। जलवायु, वनस्पति, प्रमुख संसाधन मतलब खनिज वगैरह आपको देख लेना। पर्यावरण संरक्षण में आप ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब कुछ देख लेना। प्रमुख उद्योग आपको उत्कर्ष वालों ने अच्छा पढ़ा रखा है, वहां से आप कर सकते हो। ये सब तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू लेके ही चलना पड़ेगा, डेप्थ में किसी भी चीज के मत जाना। राजस्थान का भूगोल की मैं बात बता दूं, राजस्थान के भूगोल जब उन्होंने ये शब्द दे दिया ना, तो उसमें वो सब कुछ कवर कर लेंगे। आगे तो ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, आगे तो चलो दे रखा है, पर इसमें वो सब कर लेंगे। अगर इस पॉइंट को देखें तो राजस्थान की भौतिक आकृति वगैरह वो आप करके चले जाना, ठीक है। टाइम होता है, अदरवाइज मत छोड़ देना। आपने क्या फोकस करना है, क्योंकि ये एक एमसीक्यू आ जाएगा जहां तक ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, इनकी बात करूं तो इनमें से आपको अप्रोक्स 20 या 25 एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों में से प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख फसलें याद कर लेना, सब याद करने वाला है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन ये अलग है, ये पोर्शन अलग है। तो वहां पर खनिज, प्रमुख फसलें, खनिज, वन, ये प्राकृतिक संसाधन ही तो है अपने, फसलें, खनिज, वन। जल, पशु संपदा, पशुओं में याद रख लेना, भेड़ को अच्छे से याद कर लेना। एक अच्छी बात बता रहा हूं, भेड़ को अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा, अपने एग्जाम में ये पक्का पूछा जाएगा। वन्य जीव एवं संरक्षण, वन्य जीव करने हैं, वन्य जीव व वनस्पति आपको करनी ही करनी है। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं एवं शासक, ये पूरा एक टॉपिक है दोस्त, ध्यान रखना। आप सभी को पहले ही मैं बता रहा हूं, ये ऐसे मत सोच लेना ऐसे ही इन्होंने हेडलाइन है, हेडलाइन नहीं है, ये टॉपिक है। कि क्या टॉपिक है, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं शासक। फॉर एग्जाम्पल मौर्य काल, गुप्त काल, उसके बाद में अपने दिल्ली सल्तनत, बाबर वगैरह, और ये मुगल काल, ये सब के जितने शासक है उनकी घटनाएं याद करनी पड़ेंगी। छोड़ देना अगर आपके पास समय नहीं है तो, 1 या 2 नंबर का आएगा, छोड़ देना, ज्यादा लेंथी है। 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, दोनों की 1857 की क्रांति पढ़ लेना। पूरे पक्के पक्के नंबर है 1857 की क्रांति के। राष्ट्रीय आंदोलन में आप ये समझ लेना, जब से कांग्रेस पैदा हुई है, गांधी युग, गांधी युग जो बंदा सही तरीके से कर जाएगा वो 5 या 6 नंबर अपने फिक्स कर जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको करने ही करने हैं। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करूं, राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, प्रार्थना समाज भी एक बीच में था, वो भी कर लेना। वो सैन ने बनाया, केशवानंद सैन के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी ध्यान रख लेना। देन अपने बात करें एनी बेसेंट, और एक एनी बेसेंट ने एक बनाया था, मेरे माइंड से वो स्किप हो रहा है, इंग्लिश में था, तो एनी बेसेंट को याद कर लेना। उसके बाद में अपने बात करें स्वामी विवेकानंद को याद कर लेना। और एक तो जो भी मेन चीजें उन सबको ध्यान में रखना, जो आधुनिक के हैं, पुराने में मत चले जाना, जो गुरु नानक देव जी हैं या मीराबाई हैं, इन सब में मत चले जाना, नए वाले में ही रहना, आधुनिक भारत में ही रहना, ठीक है। ये आंदोलन कर लेना। 4-5 मेन है, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के थे। देन आर्य समाज के बारे में आप ध्यान में रखोगे, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ये 3 चीजें आपको रख के ही जानी है। किसान आंदोलन, किसान व जनजातीय आंदोलन की मैं बात करूं, फिक्स है, कोई ज्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। इनसे कहीं से भी प्रश्न पूछ लेता है, परंतु ये एक फिक्स अमाउंट में है, कोई ऐसा नहीं है नया प्रश्न बनेगा। प्रजामंडल आंदोलन मत करना, यदि आपके पास समय नहीं है, करके क्या जाना, सिर्फ वर्ष याद कर देना। पहले वर्ष अप्रोच, प्रजामंडल आंदोलन की अप्रोच भी क्या रहेगी, मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन की अप्रोच क्या रहेगी, पहले वर्ष याद करना, प्लस फिर उसके बाद में आप मूव करना, उसका जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री, उसका संस्थापक जो था, इन सब चीजों के ऊपर पहले वर्ष, फिर उसको स्थापना किसने की, उसका मुख्य है, उसका प्रधान कौन था, उन सब के बारे में आप बात करोगे। कला संस्कृति, सारे टॉपिक जितने आप जानते हो वो सारे के सारे टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से, तो मेरे पास अभी लिखे हुए नहीं है, मैं देख के बताता हूं। लोक देवता देवियां, लोक देवता
व देवियां, ठीक है। पहला। दूसरा अपने पास कौन सा टॉपिक आता है, मेले व त्योहार, मेले व त्योहार। जितना भी कुछ है यार, जितना भी कुछ है, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। चित्रकला मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। चौथा साहित्य, साहित्य। हस्तकला, हस्तकला। हस्तकला के बाद में बात करूं लोक नृत्य है, लोक नृत्य व लोक नाटक, ये भी आप ध्यान में रखोगे। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। प्रमुख मतलब महल वगैरह, महल दुर्ग वगैरह भी आप ध्यान में रख लेना। देन अपने बात करें हस्तकला, हस्तकला मैंने आपको करवा दिया। आभूषणों को ध्यान में रखना, आभूषण कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, वो ध्यान में रख लेना। देन अपने भाषा के वगैरह के बारे में ध्यान में रखेंगे। और ये जितनी भी आपको कला संस्कृति हो सकती है वो कर लेना। परंतु अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि कला संस्कृति करना और ऊपर का ये पोर्शन करना बराबर है, ठीक है। कला संस्कृति को याद करना और ऊपर अभी तक अपनों ने जितना किया है वो बराबर है, पर कला संस्कृति 10 नंबर की आएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना कि कला संस्कृति अपने 10 नंबर की आएगी, पर फिर भी मैं कह रहा हूं आपको ये ऊपर का इतना पोर्शन करना और अकेली कला संस्कृति करना बराबर होगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, अगर समय होगा तो करना, अदरवाइज छोड़ देना। सीधी सी बात है, मैं आप फालतू की बात अपने नहीं कर रहे हैं। मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र कौन कौन से होते हैं, जितना भी कुछ है, रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन सिस्टम, देन अपने सर्कुलेशन सिस्टम, नर्व सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, ये सब जितने भी तंत्र होते हैं सबको याद करने हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में सिर्फ आपको पौधों को छोड़ के एनिमल में सब कुछ पूछ लिया गया। विटामिन, उनके स्रोत, अभाव से उत्पन्न रोग व निवारण, चारों चीजें विटामिन सारी की सारी करनी है। प्रोटीन, फैट व कार्ब्स के बारे में आपको करना है, शर्करा, प्रोटीन व वसा के बारे में, और हानिकारक ऊर्जा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। पिछली बार की बात करूं तो 55 एमसीक्यूज आए थे इससे, एमसीक्यूज आए थे इससे। और उधर अपने पूरे 65, इतने बड़े सिलेबस में से 65 एमसीक्यूज अपने को अपने दोबारा से खोल लेते हैं ना इसको। एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यार, काफी भर गया, दोबारा से खोल लेते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना, जो सामान्य ज्ञान है उससे 65 एमसीक्यूज अपने पिछली बार आए थे, एमसीक्यूज अपने पास आए थे। और जो अपनी दैनिक विज्ञान है उससे 55 एमसीक्यूज आए थे। और अपने को देखने से ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सिलेबस तो ज्यादा है और ये जो सिलेबस है वो कम है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सड़क दुर्घटना, महत्वपूर्ण आविष्कारक व उनके प्रयोग, आंतरिक व सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर को मिक्स कर दिया था भाई। कंप्यूटर के एमसीक्यूज पूछ लिए थे। अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी में उन्होंने कंप्यूटर के एमसीक्यूज पूछ लिए थे, ध्यान में रख लेना इस बात को। पर्यावरण, प्रदूषण, उनके दैनिक जीवन में प्रभाव व उपयोग, और विद्युत धारा, ये है फिजिक्स, ये है फिजिक्स के एमसीक्यूज। यहां पर अपने बात करें, यह है केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के टॉपिक, जहां पर परमाणु में भी पीरियोडिक टेबल आ जाएगी, पीरियोडिक टेबल के बारे में वो पूछ लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। रेडियो एक्टिविटी ध्यान रखना, रेडियो समस्थानिक आइसोटोप्स वगैरह जिसे अपने कहते हैं, ठीक है, जैसे C14 वगैरह, और ये सब कुछ किस काम में आते हैं, उनका उपयोग, ठीक है, ये आपको करके जाने हैं। धातु है, धातु है उनके यौगिक में अपने सबसे पहले ब्रास, ब्रोंज, डंज मेटल, स्टेनलेस स्टील, ये सब कुछ आपको करके ही जाना है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकेगा, सीधी बात ही है। और ये पूरा टॉपिक अपना बायोलॉजी का है। ब्लड वगैरह के बारे में है, कार्ब्स, फैट व प्रोटीन के बारे में है। यहाँ विटामिन के बारे में आ गया, विटामिन, और ये अपना पूरा सिस्टम, जितना भी सिस्टम होता है उनके बारे में। बायोलॉजी पूरी है। केमिस्ट्री के पिछली बार 10 एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। बायोलॉजी के मुझे याद है तो 20 या 25 एमसीक्यूज आए थे बायोलॉजी के। 20 एमसीक्यूज बायोलॉजी के थे, 10 एमसीक्यूज अपने केमिस्ट्री के थे, और 25 एमसीक्यूज अपने 25 एमसीक्यूज अपने फिजिक्स के थे, क्योंकि महत्वपूर्ण आविष्कारक, सड़क दुर्घटना, 5-5 एमसीक्यूज थे इन दोनों, 10 एमसीक्यूज तो इन दोनों टॉपिक से ही आ गए थे पिछली बार।
ये 2 पॉइंट से ही 10 एमसीक्यूज आगे थे। और ध्यान रखना सेम पैटर्न रहेगा जो पिछली बार था, अलग कुछ भी नहीं होगा, अलग अलग के लिए मत जाना, अलग कुछ भी नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश तो वही यार करके जाना पड़ेगा। थोड़ा सा इस चीज को बांट लेना, बांटने का मेरा कहने का मतलब क्या है, ये हो गया हिंदी व्याकरण, व्याकरण, और ये सब चीजें क्या होगी, ये वो चीजें हैं जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, रट्टा ही आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं, बांट लेना, ये डेली करना है। बुक की बात करूं, राघव प्रकाशन की बुक आती है, वो बेस्ट है, तो वो कर। ये वाक्य भी व्याकरण में आता है, ये भी व्याकरण में आता है, ठीक है। बाकी ये जितने भी पॉइंट है, 9 में से 7 पॉइंट रटने वाले हैं। शब्द युगम करना है, समानार्थक बोधक शब्द, पर्यायवाची और विपरीत विलोम शब्द, परिवहन संबंधी अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली की समानार्थक हिंदी शब्दावली कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी। बेसिक अगर क्लियर होगा तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज आप ये 5वां पॉइंट कर ही नहीं पाओगे, कहीं नहीं मिलेगी आपको। मुहावरे लोकोक्तियां बहुत ज्यादा है, कम से कम 500-600 तक तो यही जाएंगी। अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों की शुद्धि करने की योग्यता, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, सब कुछ दे दिया। हिंदी में 1 या 2 टॉपिक छोड़े, बाकी सारे टॉपिक उन्होंने दे दिए अपने को। आगे बात करूं, ये आवाज कर रहा होगा ना, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं टेंसेज। अभी मैं इसकी बात करूं तो यहां तक तो है ग्रामर, यहां तक तो है ग्रामर, और उसके बाद में अपना चालू होता है वही सेम रटने वाली चीजें, रट्टा मारने वाली। ध्यान रखना 5 एमसीक्यू जाएंगे भाई, यहां से पैसेज से 5 एमसीक्यू जाएंगे, और यहां से अपने 3 से 4 एमसीक्यू यहां से आएंगे। हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना, इंग्लिश तो नंबर आपको बनवा के ही जाएगी, अपने आप को मेंटेन रखना कि भाई देखो सिलेबस आप देख लेना। अब मैं बात करता हूं, अरे वो अपना बंद हो गया, एक सेकेंड। अब मैं बात करूं कि सर हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। देखो अगर आप 200 में से, टेक्निकल के 200 में से ऊपर ही चलते हैं, ऊपर ही चलते हैं, इन 200 में से मेरे को, मैं खुद भी नहीं कह रहा हूं, मेरे को पर्सनली जो बंदा 150 नंबर ले आएगा ना, बहुत बहुत तकड़ा होगा, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि 150 नंबर भी नहीं आएंगे यार कईयों के, मुझे ध्यान है ना उस चीज का। एक सेकंड में इसको हटाता हूं। अगर कोई, यदि कोई, एक सेकंड में इसको खोल लूं, यदि आप मैं बात करूं टेक्निकल की, आपका 200 नंबर का है, 200 नंबर का है। आप लोग अगर 130 से 140 स्कोर करोगे, इतना ही कर पाओगे, हवा में मत चले जाना। प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं, आपको पता है हवा में चले गए आपको ये बोल दोगे कि नहीं सर, अरे क्या बात कर रहे हो सर, 150 नंबर तो मैं आज ही ले आऊं। एक बार अगर मैंने आपको 100 एमसीक्यूज का टेस्ट ले लिया ना आप लोगों का, आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पर हो, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। 150 नंबर बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 130-40 यहां आगे जनरल वालों की बात कर रहा हूं, जनरल वालों की बात कर रहा हूं, बाकी अपना कम करते जाना। और बाकी अपने बात रही नॉन टेक की, नॉन टेक जिसे अपने जीके भी कहते हैं, जीके वगैरह, वो 100 नंबर की है। तो आपको 50 नंबर यहां पर, 50 या 60 नंबर तक आपको जाना पड़ेगा, मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूं, ठीक है। 60-55 जितना भी आपको सूटेबल लगे। और लैंग्वेज के लिए भी आपको 60-65 के बीच में रहना ही पड़ेगा, 60-65 के बीच में आपको रहना ही पड़ेगा, तब आप जाके यहां पर 120 और 140 आप अप्रोक्स 260 नंबर के लमसम आप लेके आओगे। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए कि भाई यहां पर 140, उधर 60 ये नंबर अपने आने चाहिए, तब अपना 260 का सब टोटल बनेगा, और वहीं पर अपने जाके पास व फेल का डिसाइड कर सकेंगे। क्योंकि 260 एक मिनिमम टारगेट आप लोगों के लिए डिसाइड करके मैंने दे दिया है कि भाई 260 आपको लेके ही आने पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अब आपको नॉन टेक में प्रॉब्लम है, कला संस्कृति 10 नंबर की है, छोड़ देना उस चीज को। देन अपने
जो करंट है वो आ गया, ठीक है, नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं है, उसको भी छोड़ देना कि आप आखिरी के 10 या 15 दिन ही पढ़ोगे करंट को, उसको छोड़ते हुए चलना। 15 नंबर का तो आप छोड़ते हुए जाओगे, मुझे पता है, 15 क्या 20 नंबर का, और 20 का छोड़ोगे, 80 में से 60 लेके आने हैं, तो बाकी पढ़ोगे तो 20 नंबर आपके कट पिट वगैरह के तो 60 आ जाने चाहिए, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों से। तो अप्रोच ऐसी रखना कि नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने समझा दिया कि भाई नॉन टेक है, नॉन टेक है, नॉन टेक की बात करूं तो नॉन टेक में आपने 20 नंबर का छोड़ ही दिया, आपने सोच लिया कि सर मैं 20 नंबर वाला मटेरियल पढ़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि वो 20 नंबर और 80 नंबर बराबर है मेरे लिए, तो आप 80 नंबर पे फोकस कर लोगे। जब आप 80 पे फोकस करोगे तो उसमें से मैं मान लेता हूं आपके 10 से 12 एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे, वो नेगेटिव करते करते आप 60 62 तक आप पहुंचोगे, और इतने नंबर आपके लिए इनफ होंगे सब्जेक्ट में। और लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, जो लोग हवा में कह रहे हैं कि नहीं सर हम तो 100 में से 80-90 ले आएंगे, बहुत अच्छी बात है यार, पर फिर भी प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो इतने लाना मुश्किल है। लैंग्वेज की बात करूं, यहां पर 100 नंबर का एमसीक्यू जाएगा, 100 में से 50 नंबर तो आपके रटने वाली चीजें आएंगी, और वो डिसाइडेड नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि वो कहां से और किस पॉइंट से आपसे पूछ लेगा, तो वो सब किस्मत का खेल है, उस पे आपका हाथ बस नहीं है। परंतु मैं बात करूं जो ऊपर वाले बचे हुए 50 है ना, वो 50 में से आपको 45 नंबर स्कोर करने हैं। ये जो रटने वाली है ना, उसमें से तो आपको, आप ये समझ लो वो रटने वाले 50 में से आप 10 से 15 नंबर भी ले आए ना, तो आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं है, किसी को नहीं पता आपसे क्या पूछ लिया जाएगा। परंतु जो व्याकरण है, और व्याकरण में ध्यान रखना, ये 50 में से आपको 45 नंबर स्कोर करने ही पड़ेंगे, तब जाकर आपका ये सिनेरियो जो 60-62 वाला है वो कंप्लीट हो पाएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। देन मैं बात करूं टेक्निकल के लिए, अप्रोच के लिए, मैं ना हमेशा ये लगा देता हूं उसमें, टेक्निकल की अप्रोच के लिए, तो टेक्निकल में सब कुछ करवा रखा है, बेसिक क्लियर करते हुए जाना। अगर आप बेसिक क्लियर कर लेते हो तो आपको 200 में से आपके 90 या 100 नंबर आपके आ जाएंगे आराम से। यदि आप बेसिक क्लियर करते हो, पूरा आपका एक प्रॉपर हर एक टॉपिक का बेसिक क्लियर है, देन उसके बाद में एडवांस की तरफ आप जाना चालू करना। देन आप एडवांस की तरफ जाना कि कुछ समझा दिया, वो क्यों होता है, क्या उसका प्रभाव है, कैसे होता है, ये कर लेना। ट्रबल ट्रबल शॉट वगैरह ट्रबल शॉट वगैरह ध्यान रख लेना। मेरे को उम्मीद है कि पूछेंगे, बहुत ज्यादा पूछेंगे कि भाई ये खराब हो गया तो ये कैसे सही होगा, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है तो आपको उनको कैसे जांच होगी कि आपने काम किया हुआ है, और वही वो आपको फंसाएंगे जाकर। वही आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रबल शॉट में कि भाई अगर ये खराब हो तो क्या कारण उसके हो सकते हैं, ठीक है, यदि ये खराब हो तो क्या कारण उसके हो सकते हैं। काफी लंबी क्लास हो गई है, पर उम्मीद है कि हर एक अपने डाउट के ऊपर अपने फोकस कर लिया है। पढ़ना जितने घंटे आप पढ़ सकते हो, ये क्या हो गया, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो उतने घंटे आप अपने स्टडी को दीजिए यार। जितने भी घंटे आपको लगता है कि सर हम इतने समय तक पढ़ेंगे, आप दीजिए, उसका कोई समय निर्धारण नहीं है। परंतु जो भी पढ़ोगे आपसे बेस्ट कोई भी नहीं होना चाहिए, सबको यही एडवाइस है, सभी लोग सुनेंगे तभी आपके दिमाग में ये चीज घुसेगी कि भाई जो भी हम पढ़ेंगे आपसे बेस्ट, मतलब उस फील्ड के अंदर कोई नहीं होना चाहिए। कम पढ़ लो पर अच्छा पढ़ लो, क्वालिटी से अच्छा क्वांटिटी में फोकस कर लो। आप क्वालिटी ऑफ स्टडी में अगर आप ज्यादा पढ़ते हो परंतु अच्छे से नहीं पढ़ते, उसका कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यूज लगाते जाना 2 या 3 दिन में। देखो मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं, पिछली बार आप लोगों का ऑब्जेक्शन था, कई बंदों ने मुझे मैसेज किया, सर आप तो वही एमसीक्यूज दे रहे हो जो बुक्स में। मैंने आपको पहले दिन से कहा, मैं यहाँ कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं आपका एमसीक्यूज वही अवेलेबल करवा के दूंगा जो बुक्स में है। फॉर एग्जाम्पल यूथ पब्लिकेशन की बुक है, वो एमसीक्यूज आपको दे दूंगा, आरएस खुरमी का वो उठा के दे दूंगा। एक इकट्ठी जगह पे आपको एक चीज मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं है। उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है और उनको चाहिए, मंगवानी है, क्योंकि बहुत महंगी है। आरएस खुरमी 500 रुपया, यूथ पब्लिकेशन 350-400 रुपया, अरिहंत की 150 रुपया, कितने हो गए ये 500, 1000 रुपया अरिहंत की, 150 बीपीएससी की, 150 उपकार की, 150। देन और मेरे पास नोट्स पड़े हैं, वो आप बाय करोगे वो महंगे पड़ेंगे। और एक यूथ पब्लिकेशन की 350 की अप्रोक्स 1500-1600 रुपए की किताबें आपको मंगवाने से अच्छा मैं आपको एक जगह ही सब कुछ अवेलेबल करवा दूं।
और मेरा कोई मतलब ये फोकस नहीं है कि मैं आप अपनी तरफ से आपको कुछ बना के दूंगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, होगा क्या कि जितने आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सब आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो जितने भी डाउट थे मुझे जहां तक लगता है वो क्लियर हो गए हैं। आपको अगर है कि सर नहीं अभी कोई डाउट रह गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट वगैरह और रहा होगा। मेन चीज अपनों ने बता दी, फिजिकल क्राइटेरिया, एज के बारे में, कंपटीशन कितना रहेगा, कट ऑफ, कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई 250 और 200 और टीएसपी वाले 150 नहीं 180, 180 ये अपना टारगेट। आप टारगेट है, कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, कट ऑफ की आपको नहीं बताऊंगा, टारगेट है। अच्छा, एक बात और भी रह गई थी, एक बात और भी रह गई, आपको इधर दिख रहा होगा ग्रेड पे। ग्रेड पे की बात करूं, उन्होंने पे स्केल 10 दे रखा है, मतलब वो 3600 ग्रेड पे होती है। वो अप्रोक्स अपनी 42,000 से 44,000 तक पहुंचती है, परंतु पहले 2 ईयर अपन लोगों को 22,000 या 23,000 रुपया अपने को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अपने को स्टाइपेंड के तौर पे मिलता है। देन 2 सालों के बाद में प्रोविजन पीरियड खत्म होते साथ 42 से 44,000 रुपया तक अपने को सैलरी मिलेगी। इस बात को भी आप ध्यान में रख लोगे, इस बात में किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। और कोई बात मुझे नहीं लगता कि अभी अपने इस चीज के रिगार्डिंग रह गई है। आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, मैं ये अनाउंसमेंट भी रह गई थी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका। यूट्यूब के ऊपर अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। आप वहां से प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट पे अपने डिस्कस किया है। जो बंदा को लगता है ये सफिशिएंट नहीं है, वो कोचिंग जाना चाहता है, मैं रोकूंगा नहीं, वो कोचिंग जा सकता है, क्योंकि अपने ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई मेरी कोचिंग चल रही है मैं आपको कहूँगा नहीं हम आपको ये अवेलेबल करा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है सर सफिशिएंट नहीं है, मेरे को पढ़ना है, आप जाइए मल्टीपल सोर्सेज से पढ़िए, जहां से पढ़िए, बस पेपर पास कीजिए। एक ही फोकस होना चाहिए सर, पेपर पास करना है, कैसे मर्जी करें। और फ्यूचर अप्रोच अपने बात कर ली, वर्कशॉप के एक्सपीरियंस के बारे में अपनों ने बात कर ली है। और मैं बात करूं यहाँ पे अपने, यहाँ पर अभी तक और कुछ लाइव वगैरह मैं आ जाता हूं यार, मैं वो डाल भी दूंगा वीडियो। और मैं अपने बात करें, एक सेकेंड, अपने बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, मैंने आपको कह दिया ट्रेनिंग बनवा दो, सैलरी का झंझट खत्म हो जाएगा, अटेंडेंस अपनी रखनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन कैसे होता है वो भी आपको बता दिया मैंने। बीटेक एलिजिबिलिटी किसी को नहीं पता है, इसलिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इस फालतू की बात को भूल ही जाओ। ठीक है, बात की बातें जो होगा वो देखा जाएगा। फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन डिप्लोमा का, फॉर्म भरते टाइम डिप्लोमा का ऑप्शन है, कोई समस्या नहीं है यार, आप उसमें ही अपना पूरा क्राइटेरिया भर दीजिए, और कोई बात नहीं है। अच्छा, इतनी बात है, ये अपना सिलेबस आ गया, फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अपनों ने वो डिस्कस कर लिया है। और उसके साथ साथ अभी और कुछ भी ऐसा मेजर डिस्कशन वाली चीज नहीं बची है, छोटी मोटी चीजें। आप टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़े हुए हो, फोन नंबर आपके पास है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप सभी को। आप वहां पर एप्लीकेशन पे आपको इजी स्टडी नाम से अपनी एप्लीकेशन है, तो वहां पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन पे आपको कोई पीडीएफ किसी बुक की चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ अपने आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो यार, फालतू की बातें अभी भूल जाओ, दुनियादारी भूल जाओ, दुनियादारी भूल जाओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म फिल होने के बाद में अपने मिलते हैं, उसके अलावा बीच में जब भी लाइव आने का प्रोग्राम होगा मैं लाइव जरूर आऊंगा, आप लोगों से लाइव आके बात करके अच्छा लगता है मुझे। अब अगली नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी, नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे 31 दिसंबर के बाद में, ताकि अपने को पता लगे कितने फॉर्म फिल हुए हैं और उसका क्या मतलब क्या कंपटीशन रहेगा, उस चीज के बारे में। आपके पास नंबर होगा, नंबर लिख लीजिए। वैसे अभी फोन चलता ही रहता है मेरा, अभी तक मैंने बंद नहीं किया, पर कर लूंगा, अभी थोड़ा सा 1-2 काम है, उसके बाद में मुझे लाइसेंस भी रिन्यू करवाना है, मेरा लाइसेंस और जाने वाला है। लाइसेंस के बारे में मैंने बता दिया ना शायद, लाइसेंस का मैं फिर बोल देता हूँ, लाइसेंस 31 दिसंबर से पहले का चाहिए, कोई और नहीं चलेगा, चाहे आप कैसे मर्जी जो मर्जी कुछ मर्जी कर लो, नहीं चलेगा वो। ठीक है, आप कहोगे कहाँ लिखा हुआ है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ऐसे समझ लो कि भाई वो नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस जो है 31 दिसंबर से पहले का ही होना चाहिए।
वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लेना। आपका दिन अच्छा जाए, धन्यवाद।